Welcome back to all students. We were discussing dam site selection और जिसमें हमने अभी देखा कि factors which must be considered for investigation of dam site selection. उन factors को discuss कर रहे थे जो डैम के साइट के सिलेक्शन में जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है उसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया जियोलॉजिकल फैक्टर्स को, नियर बाय अवेलेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ रिवर डाइवर्जन्स का प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, और एरिया जो फेवरेबल है पावर हाउस वगैरह बनाने के लिए, साथ ही इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट डैम साइट सिलेक्शन में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उनमें से है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में है मोस्ट सूटेबल प्लेस मस्ट बी चूजन फॉर कंस्ट्रक्शन। आइडियली इट मस्ट बी नैरो गॉर्ज और स्मॉल वैली with enough catchment area available behind so that calculated amount of water can be easily stored in the reservoir created upstream। क्या है कि आपको डैम की साइट सिलेक्शन के टाइम पे एरिया की टोपोग्राफी का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो डैम है वो नॉर्मली एक नैरो गेज या स्मॉल वैलीज में बनाया जाता है, जिसके साथ साथ में एक इनफ कैचमेंट एरिया होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपने जहाँ डैम बनाया वहाँ पे कैचमेंट एरिया क्या होता है? भराव क्षेत्र, जहाँ पानी भरेगा। वहाँ प्रॉपर अगर कैचमेंट एरिया नहीं है और आसपास में काफ़ी गांव बने हैं, फॉरेस्ट है या सिटीज़ बनी हुई हैं, काफ़ी सिटीज़ बसी हुई हैं, ऐसे एरिया में ऐसी लोकेशन पे आपने अगर डैम बना दिया तो आप जानते हैं कि जब आप पानी को रोकेंगे, बहती हुई रिवर के बीच में एक डैम बनाएंगे तो वो पानी बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेगा, उस कैचमेंट एरिया में भरेगा, और वहाँ अगर जो भी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, चाहे सिटीज़ हैं, चाहे गांव हैं या फॉरेस्ट है, वो पूरा का पूरा पानी में डूब जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन की टोपोग्राफी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ एक इनफ कैचमेंट एरिया अवेलेबल हो। उस पानी को जो कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर है उसको स्टोर करने के लिए एक प्रॉपर कैचमेंट एरिया होना ज़रूरी है। और वो कैसे पता चलेगा आपको? जब आपको एरिया की टोपोग्राफी की नॉलेज है। नेक्स्ट है टेक्निकल कंसिडरेशन। द साइट मस्ट बी साउंड एज पॉसिबल, strong, impermeable and stable. Strong rock make the job of designer easy. Impermeable sites ensure better storage inventories. Site must be stable with respect to seismic shocks, slope failure around the dam. आप जो साइट का सिलेक्शन कर रहे हैं वहाँ जो जो रॉक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, साउंड होनी चाहिए, इम्परमिएबल होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। अगर वहाँ की रॉक्स परमिएबल है तो आप चाहे कितना ही अच्छा स्ट्रक्चर बना दें, उसके नीचे से अगर पानी लीक हो जाएगा तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा डैम फेलियर हो जाएगा। जिस पर्पज़ से आपने डैम बनाया पानी को रोकने का, वो ना होकर वहाँ से पानी अगर लीक हो रहा है तो आप फेलियर हैं। साथ ही साथ वो सिस्मिक शॉक्स को भी झेल सकें, इस तरह के स्टेबल रॉक्स वहाँ होने चाहिए। ये एक टेक्निकल कंसिडरेशन है। नेक्स्ट है ह्यूमन वेलफेयर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप डैम बना क्यों रहे हैं? सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको? ह्यूमंस को होना चाहिए। हम कोई भी काम कर रहे हैं ह्यूमन के वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। अब आपने साइट सिलेक्शन शुड बी डन इन सच अ वे दैट इट मस्ट कॉज मिनिमम डैमेज टू पब्लिक इन इन केस ऑफ डिस्ट्रक्शन और फेलियर। अब आपने सभी बातों का ध्यान रखा, जियोलॉजिकल फैक्टर्स का ध्यान रखा, प्रॉपर प्लानिंग की, आपने रिवर डाइवर्जन भी अच्छी तरह किया, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का ध्यान रखा, हर तरह की सेफ्टी का ध्यान रखा और आपने एक बहुत बेहतरीन डैम बनाया। लेकिन इन सब सावधानियों के बावजूद अगर भविष्य में किसी तरह की कोई चूक के कारण, पॉसिबिलिटी है गलती किसी से भी हो सकती है, उस गलती की वजह से अगर डैम फेल हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो क्या होगा? अब इतना बड़ा
पानी का स्टोरेज जिस डैम से हमने कर रखा है वो एकदम से टूट जाए। आपने सुना होगा कि पर्टिकुलर कहीं पे नहर का एक बंदा टूट गया, एक नहर की साइड टूट गई तो आस पास के गाँव में महीनों तक पानी भरा पड़ा रहता है। तो सोच लीजिए अगर एक डैम फेलियर होता है तो कितना बड़ा नुकसान होगा। आसपास की जो सिटीज़ बसी हैं, जो गांव बसे हैं, कितना बड़ा जान माल का नुकसान होगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। होप फॉर द बेस्ट बट रेडी फॉर द वर्स्ट। तो अगर डैम फेलियर होगा तो हमारा क्या प्लान होगा कि उस डैमेज को हम मिनिमाइज कर सकें। उस चीज़ का भी प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए डैम साइट सिलेक्शन के दौरान। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे, इकोनॉमिकल। अगर आपका प्रोजेक्ट इकोनॉमिकल नहीं है तो गवर्नमेंट फंड्स भी नहीं देगी आप डैम को बनाने के लिए, ये तो पता ही है। द बेनिफिट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एनी डैम एट अ पर्टिकुलर साइट शुड बी रियलिस्टिक एंड जस्टिफाइड। The dams are invariably costly structures and cannot be placed anywhere, everywhere without proper analysis of cost benefits aspects. अब कोई आपको डैम के जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स और खर्चों का ध्यान में रखना है कि आप किस वजह से, किस काम के लिए, आप अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बना रहे हैं डैम, इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए बना रहे हैं डैम, या पब्लिक यूटिलाइजेशन के लिए सप्लाई करने के लिए डैम बना रहे हैं, तो उस यूज़ से कितना फ़ायदा होने वाला है उसके बनिस्पत जो खर्चा होने वाला है उस डैम को कंस्ट्रक्शन करने में, उन दोनों को जब हम कंपेयर करें तो हमें फ़ायदा ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम डैम का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। फिर चाहे कितनी अच्छी आपकी साइट हो, लेकिन अगर खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो वो साइट कोई काम की नहीं है। Dams are invariably costly structures and cannot be placed anywhere, everywhere without proper analysis of cost benefits. अब डैम को छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, लाख 2 लाख में बनने वाली चीज़ तो है नहीं कि ठीक है बन गया, सही नहीं बना भाई तो इसको छोड़ो दूसरा बना लेते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। करोड़ों रुपए की बात होती है, सरकार ऐसे ही नहीं लगाएगी। तो बनाने से, प्रोजेक्ट को, साइट को सेलेक्ट करने से पहले इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वो हमारा प्रोजेक्ट, वो हमारी साइट इकोनॉमिकल होनी चाहिए। ऐसे ही हर कहीं डैम नहीं बनाया जा सकता। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो हमें कंसीडर करने हैं किसी भी डैम के साइट सिलेक्शन के स्टडी के दौरान, जिसमें इकोनॉमिकल फैक्टर, ह्यूमन वेलफेयर, जियोलॉजिकल फैक्टर्स और कॉस्ट वगैरह, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का हम अगले वीडियो में देखते हैं।